प्रोपेंसिटी का मतलब ये है कि मतलब कंजम्पशन में कितनी चेंज आई अगर इनकम में चेंज आई हो, कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितनी चेंज आई है, इसका यह मतलब है। या इनकम में चेंज आने से सेविंग में कितनी चेंज आई है। ठीक है जी। सो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। क्लियर जी। तो इसका प्रोपेंसिटी का मतलब ये। सेविंग, मैंने आपसे कहा था कि सेविंग इनकम का वो हिस्सा होता है जो कंज्यूम ना किया गया हो। इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच हैज नॉट येट बीन कंज्यूम्ड। सो इनकम के दो हिस्से होते हैं, या तो वो कंजम्पशन होगा या वो सेविंग होगा। तो अगर इनकम आपकी 100 है और 80 कंज्यूम है तो बाकी 20 आपकी सेविंग। ठीक है जी। और इसको हम पढ़ते हैं एक्सीलरेटर और इस मल्टीप्लायर में, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी सेविंग वहां से शुरू हो जाती है जहां आपका लाइन 45 डिग्री बन जाता है। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो इनकम के दो हिस्से होते हैं, या कंजम्पशन होगा या वो सेविंग्स होगी। ठीक है। तो इनकम का वो हिस्सा जो ये कंज्यूम किया गया हो वो इन कंजम्पशन कहलाता है, और इनकम का वो हिस्सा विच हैज नॉट येट बीन कंज्यूम इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है। फिर हमारे पास एमपीसी या एमपीएस, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितनी चेंज आ गई। इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज आने से कंजम्पशन में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज आई है, इसको कहते हैं मॉडरेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीएस कि इनकम में चेंज आने से आपकी सेविंग में कितनी चेंज आ गई, तो इसको कहते हैं मॉडरेट प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है सर। कि इनकम में चेंज आने से आपकी सेविंग और आपकी कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव। और मैंने आपसे कहा था कि ये इसका जो रेंज होगा ना 0 से 1 तक होगा। क्लियर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये नेगेटिव में भी नहीं हो सकता और ये ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। जिस तरह वो प्रोबेबिलिटी थी ना कि प्रोबेबिलिटी 50-50 0.5 या वो उसका आंसर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इस तरह ये भी है। क्लियर जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ऑटोनोमस कंजम्पशन में, इंड्यूस कंजम्पशन में कोई सवाल? शाबाश पूछें। जी अजहर, सलमान, शफकत जी, सबा, इकरा, शमीन जी, आसिफ। चलो ठीक है, फिर अगर क्लियर है तो इट्स ऑल जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं एपीसी और एमपीसी। यह हमें दिया हुआ है इनकम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10। क्लियर जी। ये हमें दिए कंजम्पशन। ये जो जीरो इनकम है ना, और ये आपकी जो कंजम्पशन है, ये कौन सी कंजम्पशन है? ये कौन सी कंजम्पशन है कि जी सही है। क्लियर। कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपकी कंजम्पशन 1 थी, तो इसका मतलब ये कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये। क्लियर जी। दो तरह की कंजम्पशन होती है, ऑटोनोमस और इंड्यूस कंजम्पशन। इवन कि अगर आपकी इनकम 0 भी हो और आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लें, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक होती है इंड्यूस कंजम्पशन। अब ये देखिए आप कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, देखें वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो ये क्या है? ये हमारे पास इंड्यूस कंजम्पशन। क्लियर। अब आप देखिए हमने एपीसी किस तरह निकालना है। हमने कंजम्पशन को लेवल ऑफ इनकम पे डिवाइड करना है। मैं एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की बात कर रहा हूं, एमपीसी की बात नहीं कर रहा। क्लियर। तो अब आप देख लें
1 पॉइंट, ये तो 1 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। 1.6 डिवाइड बाय 1 1.60। क्लियर जी। 2.2 डिवाइड बाय 2, यार वो एवरेज निकालना है ना, जिस तरह आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। 1.10। 2.8 डिवाइड बाय 3, ये कैलकुलेट कर ले आप। 3.4 डिवाइड बाय 4, ये आप कैलकुलेट कर ले। इस तरह आप डिवाइड तो आपके पास एपीसी आ जाएगा। जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसी तरह ये निकल आएगा आपके पास कि कंजम्पशन को आप डिवाइड करें इनकम पे तो हमारे पास एपीसी आ जाएगा। ये टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज 1.6 और टोटल इनकम इज 1.6। टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज 2.2, सो और टोटल इनकम कितनी है 2, तो डिवाइड कर ले। टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन 2.8 डिवाइड बाय टोटल इनकम 3, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर जी। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये एपीसी में कोई कंफ्यूजन, क्या बस देख ले। इसमें कोई शक जी, देख ले शाबाश भाई। अब एमपीसी की तरफ हम आ जाते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फार्मूला भी हमारे पास है कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन टोटल इनकम। तो अब आप देख ले, आप ये देख ले आप कि इनकम में चेंज आ गई, 0 से 1 पे उसने जंप लगा लिया, तो ये हमारे पास आया चेंज इन इनकम, ठीक है जी, 1 - 0। और देखिए कंजम्पशन में कितनी चेंज आई, 1 से उसने लगाई जंप 1.6 पे, तो 1.6 से 1 माइनस करेंगे और 1 से 0 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन। एपीसी रिपीट कर दूं, मैंने कहा सब आप कि एपीसी हमारे पास बराबर है टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। क्लियर जी। अब आप देख लें टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन कितनी है, 1.6 डिवाइड बाय 1। क्लियर जी। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 1.6 आ जाएगा। फिर टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन कितनी है इस लेवल पर, 2.2। 2.2 को जब आप टोटल इनकम पे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पे, तो 1.10। फिर आप देख लें इस लेवल पे आ जाएं, टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन कितनी है 2.8 डिवाइड कर ले आप 3 पे, तो कितना आ जाएगा 0.93। इधर आप डिवाइड कर लें, टोटल स्पेंड ऑन कंजम्पशन कितना है 3.4, 4 पे डिवाइड कर लें। जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं ना, उसी तरह है ये चीज। क्लियर जी। इसी तरह आप 4 डिवाइड बाय 5, 4.8 डिवाइड बाय 6, तो ये इस तरह है जी। ये फार्मूला है ना ये इसका, ये। क्लियर जी। तो जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं ना, तो इसी तरह ये भी निकल आएगा। क्लियर जी। कि बाकियों को भी एपीसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सभा के अलावा। सही है जी। अब आप देख लें एमपीसी फॉर्मूले को, आप देख लें। जी जी। इसकी एक रीजन आपको बताता हूं ना मैं कि एपीसी क्यों डिक्रीज होता है, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो आपकी टेंडेंसी पर सेविंग की तरफ ज्यादा होगी, आपकी कंजम्पशन भी होगी। जो हमने साइकोलॉजिकल लॉ पढ़ी थी कि आपकी कंजम्पशन तो होगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपकी इनकम में इंक्रीज होगा, उसी लेवल पे आपकी कंजम्पशन में भी इंक्रीज आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी कंजम्पशन उस लेवल तक इंक्रीज हो जिस लेवल पे आपकी इनकम इंक्रीज हुई। इन अदर वर्ड्स,
कि आप फिर सेविंग की तरफ टेंडेंसी आपकी ज्यादा हो जाएगी, फिर आप सेविंग को ज्यादा तरजीह दोगे। ठीक है, तो साथ साथ इनकम में इंक्रीज आने से आपकी कंजम्पशन में भी इंक्रीज आया, लेकिन कंजम्पशन में उस लेवल पे इंक्रीज नहीं आया जिस तरह इनकम में इंक्रीज आई है। सही है ना अहमद? तो फिर आपकी देखो जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो आप फिर सेविंग की तरफ टेंडेंसी ज्यादा रखोगे, लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर आप जितना इनकम कमाओगे उतना ही कंज्यूम करोगे ना, क्योंकि वो इनकम तो आपकी कंजम्पशन के बराबर भी फिर नहीं होगी, तो आप फिर सेविंग की तरफ तरजीह नहीं दोगे। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कंजम्पशन पूरी की पूरी बढ़ जाए, जिस तरह इनकम बढ़े फिर आप सेविंग की तरफ ज्यादा टेंडेंसी दोगे। ये तो साइकोलॉजिकल लॉ अगर आपको तो जो हमने पढ़ी थी वो है। अहमद अब क्लियर है भाई? तो सेविंग का और इनकम का बड़ा क्लियर पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी ज्यादा ही बढ़ेगी। क्लियर भाई? जी बाकियों को भी ये पॉइंट्स क्लियर है जो अहमद ने सवाल पूछा कि एपीसी डिक्रीज हो रही है? क्लियर? अब एमपीसी, एमपीसी का जो फार्मूला है हमारे पास कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब आप देख ले इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखें मेरी जो इनकम इंक्रीज हुई है वो 0 से 1 पे आई है, तो 1 माइनस 0 ये मेरे पास चेंज इन इनकम आया। ठीक है, ये देख ले आप। लेकिन मेरी कंजम्पशन में कितनी इंक्रीज आई? 1 से 1.6 पे चली गई, तो 1.6 से मैं 1 माइनस करूंगा, तो देखिए 1.6 माइनस 1 डिवाइड बाय ये रहा मेरे पास चेंज इन कंजम्पशन, और ये मेरे पास रहा मेरे इनकम में कितनी इंक्रीज आई? 1 माइनस 0, तो ये मेरे पास रहा एमपीसी। अब आप 0.6 पे देखिए, इस पे आ जाए 0.7 पे। अब आप देखिए मेरी इनकम 6 से 7 पे चली गई। ठीक है, तो 6 से 7 पे चलने के बाद वो कितनी? 1, ये 7 और ये 6। क्लियर जी? और ये मेरे पास 5.2 माइनस 4.6, तो इसमें कितना डिफरेंस आया? 6 का, और इसमें 1 का, तो 0.6, और ये तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगा। आप जिस लेवल पे कैलकुलेट करेंगे ना ये कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर जी? तो जरा किसी और पॉइंट पे आप घर में जाके कैलकुलेट कर दें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी? तो एमपीसी इस तरह कैलकुलेट करना है कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। आप ये 5 6 से कैलकुलेट कर ले। 5 से 6 पे चले गए तो चेंज इन इनकम 1 और चेंज इन कंजम्पशन 4.6 से 4 माइनस करें तो 0.6 आएगा। तो ये एक मैथमेटिकल इस तरह की कैलकुलेशन है। क्लियर जी? ये 9 10 पे आप देख ले, 9 10 पे आपकी इनकम 9 से 10 पे चली गई तो चेंज इन इनकम 1, और आपकी कंजम्पशन में कितनी चेंज आ गई? 6.4 से आप 7 पे चले गए तो 0.6, तो डिवाइड करें तो 0.6 ही आएगा। क्लियर? तो ये था एमपीसी और एपीसी को कैलकुलेट करने का तरीका। होप सो कि अभी ये क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ये तो आप देख ले ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, 5 से 6 नंबर तक वो पूछ सकता है आपसे कि सेविंग किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, या डिटरमिनेंट्स ऑफ सेविंग कौन कौन से हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि सेविंग का तकरीबन मस्ट तो नहीं, लेकिन इजम्पशन है ये सलमान। ठीक है, हमने देखो ऊपर कैलकुलेट भी किया है ना, तो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि तकरीबन ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ ना। देखो अगर आपकी इनकम में चेंज आ जाती है ना तो जरूरी नहीं कि वो
सारा का सारा कंज्यूम हो, थोड़ी बहुत सेविंग भी होती है। इसलिए हमारे पास एमपीसी और एमपीएस को जब हम क्लब करेंगे, हम जमा करेंगे, तो हमारे पास इक्वल 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। वह और हमने साइकोलॉजिकल लॉ भी पढ़ी थी ना, तो इंशाल्लाह ये रियल लाइफ में भी आप लोग देखोगे इंशाल्लाह, शायद फिर आपको ये थोड़ी बहुत याद आ जाए कैलकुलेशन की, कहीं हमने केफ में पढ़ा था ये चीज, ये हम आम रूटीन में थोड़ा बहुत करते भी हैं ये, ठीक है जी, लेकिन हमें पता नहीं होता ना। अच्छा, अब सेविंग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कि सेविंग बढ़ेगी कि सेविंग कम होगी। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेविंग किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, या डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं जो कि सेविंग की इंक्रीज या डिक्रीज को इफेक्ट करते हैं। तो पहला जो उसने बताया लेवल ऑफ इनकम, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग भी कम होगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब इनकम कम होती है तो वो बुनियादी जो जरूरियात होती है ना, सिर्फ वो पूरी होती है, लेकिन जब आपका इनकम ज्यादा होगा तो वो बुनियादी जरूरियात के अलावा और भी आपकी कंफर्ट भी पूरी होती है और आप सेविंग भी करते रहते हो। सो इन अदर वर्ड्स के लेवल ऑफ इनकम का और सेविंग का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेविंग इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर जी? क्यों? जब इनकम कम होती है तो इंसान अगर सिर्फ इतना ही इनकम कमाता हो कि उसकी जरूरियात भी पूरी होती है तो सेविंग फिर कहां से करेगा वो। क्लियर जी? पहले पॉइंट में जरा कोई कंफ्यूजन जरा आप पढ़ ले शाबाश। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग का, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेट वेल्थ, नेट वेल्थ क्या है? जब हम अपने एसेट से अपनी लायबिलिटीज माइनस करते हैं, ठीक है जी, तो वो हमारे पास नेट वेल्थ आ जाता है जी। क्या होती है एसेट्स और लायबिलिटीज? पढ़ा है कि नहीं? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने सीए में? जी, मैंने पूछा कहीं नेट वेल्थ पढ़ी है? मतलब एसेट्स आपने किसी को देने, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, आपकी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटीज, तो ये 80 जो आपके हैं ये हमारे पास नेट वेल्थ हैं, और इसको अकाउंटिंग में कुछ और चीज कहते हैं, इसको इक्वेशन थी ना अकाउंटिंग में, क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, हमारे पास एक इक्वेशन थी ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सो अगर मैं इसको इधर रखूं, हाँ, तो ये हमारे पास लायबिलिटीज, तो इसको इन्वायर के इसको नेट कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह की एक चीज होती है, ठीक है जी। तो इन अदर वर्ड्स की अगर आपकी नेट वेल्थ कम हो रही हो और आपकी नेट वेल्थ कम हो, फॉर एग्जांपल आपके असास से कम हो और आपके कर्ज यानी लायबिलिटीज ज्यादा हो, तो फिर आप कम कंज्यूम करोगे और ज्यादा सेविंग कर तरजीह दोगे, ठीक है जी। बिल्कुल नेट एसेट भी कहते हैं। क्लियर? अकाउंटिंग है जी आप क्लियर। और अगर आपके नेट वेल्थ ज्यादा हो, आपके पास असास से ज्यादा हो और आपके पास लायबिलिटीज कम हो, यानी लोगों को कम पैसे देने हैं या लोगों को बिल्कुल पैसे नहीं देने, तो फिर आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स कि अगर आपकी नेट वेल्थ कम हो, ठीक है, सो यू विल लेस कंज्यूम एंड मोर टू सेव, फिर आप सेविंग ज्यादा करोगे, क्योंकि आपने कहा कि यार मैंने लोगों को पैसे देने, मेरे पास असासे कम है और मैंने पैसे लोगों को ज्यादा देने हैं, तो मैं कंजम्पशन क्यों करूं? अगर एक प्रूडेंट कंज्यूमर हो, क्या मैं ज्यादा कंज्यूम क्यों करूं, मैं सेविंग क्यों ना करूं ताकि मैं लोगों को कर्ज दूं। लेकिन अगर एक अल्लाह वाला बंदा हो, कहते हैं यार छोड़ो मना, लोगों को क्या पैसे देने, एंजॉय करना है, ठीक है, तो वो तो एक और बात। लेकिन अगर आपकी नेट वर्थ ज्यादा हो, आपके असास से ज्यादा हो और आपने लोगों को कम पैसे देने हैं, तो फिर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, आप फिर एंजॉय करोगे, ठीक है जी। तो नेट वेल्थ का मतलब ये है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
यार आप लोगों की काउंटिंग स्ट्रांग है माशाल्लाह, कंसेप्ट बेसिक आप लोगों के स्ट्रांग है जी। इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? इंटरेस्ट रेट देखें, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इन तो लोगों को हाई रेट पे लोन अवेलेबल होगा, ठीक है, तो वो फिर लिस्ट कंज्यूम करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिस तरह आजकल 12 से 7% पे आ गया इंटरेस्ट रेट, तो फिर लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होगा और फिर वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा और फिर लोग लोन नहीं लेंगे और कंज्यूम नहीं करेंगे आगे जाके। लेकिन अगर लोगों को लोन इजीली अवेलेबल होगा और लो इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोग लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे, ठीक है, और इजीली कंज्यूम करेंगे। तो हाई इंटरेस्ट रेट लो कंजम्पशन, लो इंटरेस्ट रेट हाई कंजम्पशन, क्लियर जी। जी ये पढ़े ये पॉइंट। ये तो भाई सेविंग का तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग कंजम्पशन फिर नहीं करेंगे ना, फिर सेविंग करेंगे ना। कंजम्पशन कम, इन अदर वर्ड्स वो सेविंग करेंगे और उसी सेविंग से जाके आगे इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। इसका एक और वो भी है, एक और एंगल से आप देखो, हाई इंटरेस्ट रेट होगा, आपको ज्यादा सूद अवेलेबल होगा तो आप बैंकों में ज्यादा सूद पे पैसा रखोगे, फिर आप सेविंग करोगे, ठीक है जी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा, आपको बैंक, इसका दूसरा एंगल भी देख लेना, अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा, बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे, मतलब आप बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक आपको कम सूद देगा उसके रिवार्ड में, तो फिर क्या होगा, फिर लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे और जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि सूद तो हराम है, अल्लाह के साथ जंग है, ठीक है जी। तो हाई इंटरेस्ट रेट जो होगी वो कंजम्पशन को डिस्करेज करती है और सेविंग को प्रोमोट करती है, और लो इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन को इनकरेज करती है और सेविंग को डिस्करेज करती है, ठीक है जी। देखो हाई इंटरेस्ट रेट होगा ना तो हर कोई बंदा बैंक में लोन भी रखेगा सूद पे, कि हमें बैंक ज्यादा सूद भी देता है ना। लेकिन अगर बैंक कम सूद दे तो फिर लोग कंजम्पशन करेंगे और सेविंग नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे यार क्यों अल्लाह के साथ जंग करें, ठीक है। लेकिन अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर जस्टिफिकेशन भी पेश करते हैं कि यार ये तो प्रॉफिट है और ये तो सूद नहीं है, वो तो पुराने जमाने में सूद था, और ये तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट से, और ये तो रिबा नहीं है, और फला फला फला, फिर आप समझ रहे हो हमारे कौम की साइकी के जस्टिफिकेशन में हम बड़े तेज हैं। ये पॉइंट भी जरा आप देख लें। Objective and institutional factors such as political stability and security of the property encourage people to save more, ठीक है यार। अगर लोगों को लगे कि मुल्क के हालात बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है जी, मुल्क में अमन है, तो फिर लोग ज्यादा सेविंग की तरफ तरजीह देते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर और सेविंग भी करते हैं और बैंकों का सिस्टम भी अच्छा हो तो लोग फिर सेविंग करते हैं। लेकिन अगर लोगों को लगे कि यार मुल्क के हालात ही खराब है, ठीक है जी, और कुछ पता नहीं चलता कि क्या हालात होने, कौन सी हुकूमत आएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्लियर, तो वो फिर सेविंग नहीं करेंगे, वो फिर कंजम्पशन करेंगे, क्लियर। तो ये एक और एंगल है उसका कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स क्या होते हैं। ये तो एक फैक्टर हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा फैक्टर इसका ये कि आपकी फिस्कल पॉलिसी भी डिपेंड करती है, कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई हुए, और मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और फिर आप क्या करोगे, आप फिर ज्यादा स्पेंड करोगे, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने का मतलब है कि अगर आप वो चीज खरीदोगे तो यू हैव टू स्पेंड मोर, क्योंकि आपने फिर ज्यादा खर्च करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना वो सेविंग को डिस्करेज करती हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग फिर ज्यादा खर्च करोगे, जब आपने एक चीज खरीदनी है और आपसे पैसे ज्यादा जाएंगे
तो फिर आप क्या करोगे, आप ज्यादा खर्च करोगे, आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी और आपकी सेविंग फिर कम होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो तो फिर आपके पास इनकम ज्यादा बचेगी, क्योंकि आप कम खर्च करोगे और आपकी सेविंग फिर ज्यादा होती जाएगी। तो इसमें दो पॉइंट्स है, एक तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और बैंकिंग सिस्टम आपका प्रॉपर हो, प्रॉपर एस्टेब्लिश सिस्टम हो, तो फिर लोग सेविंग करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि बैंकिंग सिस्टम सही नहीं है और मुल्क के हालात भी अफवादिया है, गड़बड़ है, तो फिर आप सेविंग नहीं करोगे और आप कंजम्पशन करोगे। ठीक है जी। लेकिन दूसरा एंगल इसका ये कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपकी सेविंग कंजम्पशन को ज्यादा करती है और आपकी सेविंग को डिस्करेज करती है। जी, अब इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन पढ़ लें आप लोग। तो आप लोग देख लें कि इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, हर एंगल पर वो बात करते हैं आपसे। जी अजहर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल के सिनेरियो में तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट और ये आजकल के सिनेरियो में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, सब्जेक्ट फॉर मोटिवेशन फॉर सेविंग, ये तो किनेजियन ने पेश किया ना, कि अगर एक बंदा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो या फ्यूचर में उसके पास उसको लगी कोई अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज होगी, कोई ऐसी हालत जो उसके फेवर में नहीं होगी, तो उसके लिए भी इंसान सेविंग कर सकता है। अगर इंसान को लगे कि फ्यूचर में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जाके फ्यूचर में मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है या मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल करना है, या उसको लगे कि फ्यूचर में कोई सख्त हालात आने वाले हैं, तो वो फिर आज सेविंग ज्यादा करेगा और कंजम्पशन कम करेगा। इंशाल्लाह ये तो हम पढ़ेंगे कि इंसान तीन चीजों के लिए वो पैसे रखता है अपने पास। ये तो किनीजन की एक लॉ भी है ना। ठीक है। तो अगर कोई इंसान की कोई फ्यूचर नीड्स हो या फ्यूचर में कोई वो काम करना चाहता हो, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता हो, ठीक है, उसके जहन में कुछ हो, तो वो आज सेविंग ज्यादा करेगा। या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हो तो वो आज सेविंग करेगा। लेकिन अगर उसको लगे कि फ्यूचर में कोई अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज भी आनी है, अनफॉर्सिन कंटीजेंसी का मतलब ये है कि फ्यूचर में मुझ पर सख्त हालात आने वाले हैं, तो वो फिर क्या करेगा, वो तब भी सेविंग करेगा। लेकिन अगर उसने फ्यूचर में कोई मशीनरी इंस्टॉल नहीं करनी, कोई बिजनेस इंस्टॉल नहीं करना, या उसको लगे कि फ्यूचर में मुझ पे सख्त हालात नहीं आने वाले, तो वो फिर सेविंग नहीं करेगा, वो फिर कंजम्पशन करेगा। तो इसका मतलब ये है। तो जरा पढ़ लें शाबाश, ये ऑब्जेक्टिव और ये दो पॉइंट पढ़ें। बाकी दोस्त जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से जो सवाल मुझे लगता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार कर दें। इसको भाई एक नजर नजर आप कैलकुलेशन कर ले, ये न्यूमेरिकल कर दें। ठीक है, ये फार्मूले तो आप लोगों ने याद करने हैं, इसको अभी छोड़ दें इसका। ठीक है ना, फिर पास पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई भी एसेट या कोई भी आइटम या कोई भी प्रोजेक्ट आप इसलिए लगाए कि ये फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट जनरेट करेगा या मुझे इनकम जनरेट करेगा, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कि कोई भी एसेट्स या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम आपने इसलिए शुरू किया इस उम्मीद से कि वो मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देगा या मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एसेट आप इसलिए खरीदें कि वो जनरेट करे फ्यूचर में मेरे लिए इनकम, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट। जी, डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन?
तो अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं, या तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी या हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी। एक मिनट सब्र करें, मैं फोन अटेंड करूं। जी सॉरी, वो फोन है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होगी, या तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी या हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसका प्रॉफिट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, यानी वो फलाह सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए वो काम किया जाता है। मतलब उसमें जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो प्रॉफिट को या फ्यूचर की इनकम को नजर में नहीं रखता, ठीक है, बल्कि वो कहता है कि यार इससे सोसाइटी को कोई फायदा होगा, ठीक है ना। जिसकी मैं आपको हम जैसे आप लोग कोई ये वो होती है ना यतीम खाना या कोई मस्जिद के लिए चाहे देते हैं, या किसी ऐसे पार्क वगैरह के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे उसका पर्सनल कोई ज्यादा फायदा ना हो, कोई पर्सनल प्रॉफिट ना हो उससे, बल्कि वो सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए करते हैं, ठीक है। कोई ग्राउंड बना दिया, कहीं जाके ना यतीम खाना बना दिया, ठीक है, एग्जैक्टली उस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे उसको पर्सनल बेनिफिट्स ना हो। तो इन्वेस्टमेंट दैट इज मोटिवेटेड बाय वेल बीइंग टू द सोसाइटी दैट इट डिलीवर्स, ठीक है ना, जो कि सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए किया जाता है, उसमें उसका वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट होता है, उससे उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप लोग भी करते होंगे, ठीक है ना, बहुत से लोग करते हैं। तो देखो जो भी होगा ना, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम, आपका जो भी लेवल ऑफ इनकम होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी ही होगी, मतलब उसका प्रॉफिट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये आप इसकी एग्जांपल पढ़ ले, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दफा ये देखो कंस्ट्रक्शन अब इस तरह गवर्नमेंट करती है यार, गवर्नमेंट तो प्रॉफिट के लिए नहीं करती है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइटिंग या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के एग्जांपल आप ये लें, ठीक है जी। तो ये आप देख ले, उसने सवाल पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और उसके दो दो तीन तीन मिसालें उसने आपसे कहा था कि हमें दे दें, ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विच इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, ठीक है, जिसका प्रॉफिट के साथ ताल्लुक होगा। अगर एक प्रोजेक्ट आपको या एक इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देगा